हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य क्लासेस। आज हम देखेंगे एंटीबॉडी, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी क्या एक एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब कि ये वो प्रोटीन जो ग्लाइकिन के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। और एक एंटीजन बाइंडिंग है, मतलब ये एंटीजन से बाइंड कर जाती है, ठीक। और ये कौन सिंथेसाइज करता है इनको? सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट से इनको सिंथेसाइज करती हैं। और ये बिलियंस ऑफ फॉर्म्स में सिंथेसाइज होते हैं। और बिलियन ऑफ फॉर्म्स इनके मतलब ये बिलियंस ऑफ फॉर्म्स के होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं। और अलग अलग फॉर्म्स के ऐसे होंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस होंगे इनके, और डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे। इन्हीं को हम कलेक्टिवली इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। क्योंकि ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ग्लोबुलिन्स के एक प्रोटीन की क्लास है, उससे बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। और ये अब अगर हम बात करें तो ये हमारे जो ब्लड में सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यही होती है। अगर हम देखें 20% की टोटल हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाएगी, ठीक। जब एक एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक किया तो उसके रिस्पांस में जो हमारे जो इम्यून रिस्पांस होने लगे, इम्यून रिस्पांस इनिशिएट होने लगे, जो प्लाज्मा सेल्स है अब वो क्या करेंगे, इसको एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ब्लड में, गैस्ट्रिक में, और म्यूकस सिक्रेशंस में, और ब्रेस्ट मिल्क्स में पाए जाएंगे। अभी तो मैंने बोला कि एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स है, यानी कि अब एंटीजन होते क्या है। देखिए, एंटीजन क्या है? फॉरेन पैथोजेंस लाइक कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी हो गया जो हमारे बॉडी पे इन्वेड करते हैं, बॉडी में घुस जाते हैं। और ये क्या, इनकी ऐसी कैपेबिलिटी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये क्या कर सके, एक इनिशिएट कर सके, ठीक। या फिर कैसे इनिशिएट करे? ये लार्जर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर इनिशिएट करे, या फिर अलोन ये एंटीबॉडी से बाइंड करके पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सके, तो वो एंटीजन हो गया। यानी कि एंटीजन वो कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो एक एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को इनिशिएट करते, वो एंटीजन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो सबसे सिंपलेस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स की होती हैं। इनमें 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्योंकि वाई शेप्ड ही होती हैं तो वाई, अगर हम ईच आर्म की बात करें तो उनके टिप पे क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। क्योंकि इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, इसे हम इसे बाइवेलेंट कहते हैं। अब जितनी भी जो एंटीबॉडीज़ होंगे, जितने भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे, सब में सेम बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होंगे, जिसमें से 2 चेन्स कैसे हैं, हैवी चेन्स है जिसे हम H से डिनोट कर रहे हैं, और 2 चेन्स कैसे हैं, आइडेंटिकल लाइट चेन्स है। अभी जो है ये हैवी और लाइट चेन का मतलब क्या है, नेम क्या है हैवी और लाइट का मतलब? हैवी सिंपली मीन्स लार्जर एंड लाइट चेन सिंपली मीन्स लाइट मीन्स स्मॉलर। अब जो 4 चेन है, ईच चेन कैसे मैन्युफैक्चर सेपरेटली, अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, और डिफरेंट जीन से इनके इनकोडेड है। अभी फाइनली क्या होगा, जो ये 4 चेन्स अलग अलग बन गए, अभी 4 चेन्स क्या होंगे, एक आपस में ज्वाइंट होंगे, तो एक फ्लेक्सिबल वाई शेप में ज्वाइंट होंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट एंटीबॉडी है। अगर हम वाई शेप मान लो एंटीबॉडी है, इसके टिप पे हम बात करें, ईच आर्म के टिप पे, तो एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट कहते हैं, जो कि हैवी और लाइट चेन बनाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइट को फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स। यानी कि जो फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स FAB होते क्या हैं, ये 2 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट है, जिनमें क्या होता है कि एंटीजन बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी होती है। मीन्स ये एंटीजन को बाइंड करते हैं। एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे एक एंटीजन बाइंड होता है एक एंटीबॉडी से। अब ये एंटीजन बाइंडिंग साइट किस लिए, कि एंटीबॉडी क्या करेगा, एक एंटीजन के स्पेसिफिक पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि स्पेसिफिक पार्ट के इसे हम एपिटोप कहते हैं। एपिटोप क्या है, एंटीजन मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट, वो हिस्सा जो जिससे वो अपने आप को एक एंटीबॉडी से अटैच करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो पार्ट जो एक इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए कैपेबल हो, यानी कि वो एपिटोप जो है वो एंटीजन के स्पेसिफिक पार्ट वो एक एंटीबॉडी से अटैच होगा। अब इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक अमीनो हाफ N टर्मिनस और एक कार्बोक्सिल हाफ C टर्मिनल बोलते हैं। तो N टर्मिनस पे क्या हो गया, N टर्मिनस पे FAB हो गया, जहाँ पे एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन एक एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। अब जो C टर्मिनस है हैवी चेन का,
उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन जो रिमेनिंग जो रीजन है एंटीबॉडी का, जो रिमेनिंग रीजन है जिसमें नॉन एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन यानी कि वहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। और ये सारे एंटीबॉडीज़ में सेम होता है, आइडेंटिकल होता है और ये बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम इसको हम फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब क्या देखा गया, जब एक एंटीबॉडी के लाइट चेन की अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग की गई तो क्या सामने आया कि जो एमिनो टर्मिनल हाफ है, एन टर्मिनल, उसमें अगर स्टार्टिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 110 अमीनो एसिड जो लाइट चेन के वो एक्सट्रीमली वेरिएबल होते हैं। और जो बाद में जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल हाफ सी टर्मिनल की बात करें तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि वो वेरी नहीं करते हैं। और जो एन टर्मिनल से जो वेरिएबल रीजन है वो वेरी करते रहते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली वेरिएबल होते हैं, तो उन्हीं को हम वेरिएबल या फिर VL रीजन कहते हैं लाइट चेन का। और जो लेस वेरिएबल होगा हैवी चेन का, जो लेस वेरिएबल होगा उसे हम कांस्टेंट CL रीजन कहेंगे। अब इसी VL रीजन यानी कि जो वेरिएबल लाइट चेन रीजन की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी जो बाइंडिंग साइट होती है उसको एक यूनिक शेप मिलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये एक लाइट चेन है और ये लाइट चेन, दो लाइट चेन हो गए और ये दो हैवी चेन हो गए। अब यहाँ पे क्या है, हैवी और लाइट चेन जो अपर एरिया का पोर्शन है वो एक क्या बनाएगा, FAB, यहाँ पे एक एंटीजन, ये AG के एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ये एंटीजन है। और ये जो रिमेनिंग नॉन बाइंडिंग साइट है हम FC कहते हैं, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक, नाउ एंटीबॉडी आर मेड अप ऑफ मल्टीपल इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स। अब जितने में जो वेरिएबल हैवी और लाइट चेन में देखा गया है, जो वेरिएबल और जो कांस्टेंट रीजन है वो केस में स्ट्रक्चरली फोल्डेड, किस में एक फंक्शनल यूनिट में फोल्डेड, हम डोमेन्स कहते हैं। ये डोमेन्स बनते कैसे हैं, जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स, वो किस में, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी फोल्ड्स किस में होगी, एक ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स में, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड में जब ऑर्गेनाइज होगी तब ये डोमेन्स बनते हैं। अब ये बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स होते क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जो अपने नेबरिंग अमीनो एसिड से अटैच होते हैं, तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं विद इन ईच डोमेन, हर एक डोमेन के अंदर के अगर जो बीटा स्ट्रैंड्स हैं किसमें अरेंज होंगे, पेयर ऑफ बीटा शीट्स में होंगे, जो कि एक टर्सरी कॉम्पैक्ट डोमेन बनाएगा। लाइट चेन, जो लाइट चेन है, अब उसमें क्या होगा, वन वेरिएबल डोमेन होगा और हाँ एक और बात यहाँ पे मेंशन नहीं है, वन कांस्टेंट डोमेन होगा। वैसे सिमिलरली हैवी चेन की बात करें तो वन वेरिएबल हैवी रीजन होगा, डोमेन होगा, और 3 और 4 कांस्टेंट रीजन होंगे, 3 और 4 कांस्टेंट रीजन होंगे, ठीक, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कांस्टेंट डोमेन, सेकेंड कांस्टेंट डोमेन, थर्ड और फोर्थ कांस्टेंट डोमेन। लेकिन मोस्ट ऑफ द हैवी चेन्स में क्या देखा गया कि 3 कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं, यानी कि यहाँ तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन अगर हम एक आगे देखेंगे कि एंटीबॉडी क्लास होते हैं, 5 क्लास होते हैं, तो उसमें 2 क्लास की बात करें तो IgM और IgE एंटीबॉडी में क्या होते हैं, 4 कांस्टेंट हैवी चेन पाए जाते हैं, ये एक्स्ट्रा उन दोनों में पाए जाते हैं। अब ये जो वेरिएबल लाइट चेन और वेरिएबल कांस्टेंट डोमेन्स किसका हो गया, लाइट चेन का, ये किसके साथ पेयर अप करेगा, हैवी चेन के वेरिएबल हैवी चेन और जो फर्स्ट कांस्टेंट डोमेन के साथ मिलकर एक एंटीजन बाइंडिंग रीजन बनाएगा। ठीक, अब ये डोमेन्स हो गए, ये बीटा जो स्ट्रैंड्स है किसमें अरेंज है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में अरेंज है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है बीच में, तो ये डोमेन्स बना रहे हैं। ये क्या है, लाइट चेन का कांस्टेंट डोमेन हो, ये वेरिएबल लाइट चेन का डोमेन है। अब वैसे देयर आर 5 मेजर क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी हैवी चेन्स। देखिए वैसे लाइट चेन, अगर हम सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 टाइप्स के लाइट चेन पाए जाते हैं, कप्पा और लैम्डा। लेकिन अगर ह्यूमन के केस में देखें तो 60% कप्पा और 40% लैम्डा पाए जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिंगल एंटीबॉडी में क्या होगा, हमेशा या फिर कप्पा पाया जाएगा, लाइट चेन की बात कर रहे हैं, या फिर लैम्डा पाया जाएगा, कभी दोनों साथ में, नेवर बोथ, कभी साथ में नहीं पाए जाएंगे। अब तो क्या किया गया, जब एक देखा गया है, जब एक
हमने के लिए प्लाज्मा साइटोमा ट्यूमर सेल्स लिया गया। जब उसकी अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग की गई तो क्या देखा गया, जब वो जो उस देखिए सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा साइटोमा ट्यूमर सेल्स होते क्या हैं। यानी कि वो ट्यूमर जिसमें एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ये किसी भी सॉफ्ट टिश्यू या बोनी स्केलेटन में ग्रो करते हैं। अब जो ट्यूमर्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ को हमारे सीरम में सिक्रिएट करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि होल एंटीबॉडी को सिक्रिएट ना करके ये क्या करते हैं, कुछ सिर्फ लाइट चेन को सिक्रिएट करते हैं, या फिर कभी कभार लाइट और हैवी दोनों पार्ट्स ऑफ टू लाइट चेन को सिक्रिएट करते हैं, या फिर होल एंटीबॉडी को सिक्रिएट करते हैं सीरम में। तो ये प्लाज्मा साइटोमा ट्यूमर सेल्स के जब एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग की गई उसके अमीनोग्लोबिन्स की जिससे डिराइव्ड जिससे जो सिक्रिएट हुए हैं, तो क्या देखा गया है कि जो कांस्टेंट रीजन है एंटीबॉडी का, वो हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है वो 5 बेसिक पैटर्न्स में पाए जाते हैं। उस 5 बेसिक सीक्वेंसेस को एक ग्रीक लेटर से नाम दिया गया है, म्यू, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन एंड अल्फा नाम दिया गया है। ठीक, अब जितने भी जो ईच डिफरेंट हैवी चेन कांस्टेंट इनको क्या कहा गया, आइसोटाइप कहा गया है, आइसोटाइप कहा गया। और ये जो आइसोटाइप है इसी की वजह से हम बता सकते हैं कि इसी की वजह से एंटीबॉडी किस क्लास में पाया जाता है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की क्लास को डिटरमाइन करता है। ऐसे कि ये देखिए ये क्या है, ये लाइट चेन है, देखिए कप्पा या फिर लैम्डा। क्या कहा मैंने कि ह्यूमन केस में 60% कप्पा पाया जाता है और 40% लैम्डा, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, तो एन टर्मिनल्स और सी टर्मिनल्स हो गए। ये क्या है, लाइट चेन का वेरिएबल लाइट रीजन है, और ये वेरिएबल ये हैवी चेन, देखिए ये लाइट चेन की बात करें तो ये वेरिएबल लाइट चेन है और ये कांस्टेंट लाइट चेन है। अगर हैवी चेन की बात करें तो ये वेरिएबल हैवी चेन, ये फर्स्ट कांस्टेंट डोमेन, सेकेंड और ये थर्ड कांस्टेंट डोमेन, फोर्थ किस में पाया जाता है, जी में और IgE में पाया जाएगा। ये हैवी चेन लाइट चेन हो गया। ठीक, अब जब प्लाज्मा साइटोमा ट्यूमर सेल से जो एंटीबॉडी सिक्रीट हुई उसकी जब सीक्वेंसिंग की गई तो देखा गया कि 5 बेसिक पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स पाए जाते हैं। इन्हीं पैटर्न की वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से एंटीबॉडी किस क्लास में पाया जाएगा। जैसे कि अगर गामा होगा तो वह IgG में पाया जाएगा, और लाइट चेन हमेशा बताया कि कप्पा या फिर लैम्डा में से कोई एक होगा। लेकिन जो IgG होता है वो सब क्लासेस में डिवाइड नहीं कि गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 में होगा। वैसे अगर अल्फा होगा तो IgA, म्यू होगा तो IgM, डेल्टा होगा तो IgD, एप्सिलॉन होगा तो IgE। अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि कौन से क्लास को कैसे हम क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि हाइंस रीजन क्या होता है। ये हाइंस रीजन देखा गया तो सब ये जब जो हैवी चेन है IgE और IgA इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस की बात करते हैं हम, जिसमें जो एंटीबॉडी IgG और IgA में क्या देखा गया कि जो हैवी चेन का, ये हैवी चेन है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल कुछ अमीनो एसिड यहाँ पे स्ट्रेच होता है। इसी को हम ये क्या करते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को लिंक करने का काम करता है। अब एक इसमें रिच होते हैं, एक अमीनो एसिड होते हैं साइस्टीन एंड प्रोलिन अमीनो एसिड से बना होता है ये, और ये बहुत ही एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस बहुत ही वेरिएबल होता है और किसी भी इम्यूनोग्लोबिन रीजन में नहीं पाया जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द हैवी चेन लोकेटेड बिटवीन फर्स्ट कांस्टेंट डोमेन एंड सेकेंड कांस्टेंट रीजन। देखिए फर्स्ट और सेकेंड के बीच में ये हाइंस रीजन है। ठीक, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो एक यूजफुल एंटीजन बाइंड, एक अच्छे से एंटीजन के साथ बाइंड कर सके। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन एक्चुअली इम्प्रूव द एफिशिएंसी विद विच एन एंटीजन बाइंड्स टू द एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो फर्स्ट क्लास है IgG। अब सबसे ये अबंडेंट आइसोटाइप प्लाज्मा में सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा यही IgG पाया जाता है। कम से कम हम हमारे सीरम की बात करें तो उसमें 80% टोटल एंटीबॉडी में यही पाया जाता है। ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में जितने में जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिटॉक्सिफाइज कर देता है और एक एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी प्लस एंटीजन मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या करता है, वैसे देखा गया तो ये फैगोसाइटोसिस करता है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फीटस को, जो
जो फीटस वगैरह डेवलप करे उसको इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। ये जितने भी जो है बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये किससे ट्रांसफर्ड होगा? प्लेसेंटा से फीटस में ट्रांसफर्ड होगा थ्रू प्लेसेंटा, और ये इन्फेंट को क्या करेगा? अंटिल इस बर्थ उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब ऐसे देखा गया तो 4 सब क्लासेस पाया गया IgG में, विद अगर कुछ हैवी चेंज में माइनर डिफरेंसेस होने की वजह से 4 इसके सब क्लासेस भी हैं जिनकी अलग अलग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वो 4 क्लासेस हैं। ये देखिए, ये 4 क्लासेस के IG1, IG2, IgG3, IG4। अब ये जो क्लासेस किसके बेसिस पे किया गया है? कुछ हैवी चेंज में कुछ माइनर डिफरेंसेस की वजह से देखा गया है कि एक नंबर और अरेंजमेंट की वजह से जो इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड के में कुछ नंबर वेरी कर रहा है और अरेंजमेंट के क्राइटेरिया पे इसको रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें IG1 में तो कितने इसका अगर नंबर देखेंगे बॉन्ड ही कितने हैं? 2 बॉन्ड है। सबसे लॉन्गेस्ट के IG3 इसमें 11 इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो इसी की बेसिस पे इसको 4 सब क्लासेस में रखा गया है। अब आता है IgM। IgM क्या है? फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी दैट इज मेड बाय डेवलपिंग बी सेल्स। सबसे पहले यही बनेंगे, क्या है? फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी दैट इज मेड बाय द डेवलपिंग बी सेल। अब इसमें क्या 5 to 10% टोटल, अगर इम्यूनोग्लोबिन टोटल एंटीबॉडी सीरम की बात की तो उसमें 5 to 10% पाए जाते हैं। ये कैसे सिक्रेट करेंगे? जो प्लाज्मा सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स इनको सिक्रेट करती है। ठीक, जब ये सिक्रेट होती है तो पेंटामेरिक मॉलिक्यूल में होते हैं, यानी कि 5 यूनिट से मिलके बनी होती है। और हर एक यूनिट की बात करें तो 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन, क्योंकि क्या बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब में 2 हैवी और 2 लाइट चेन सब में पाया जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है? ये जो 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स हैं ये एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से जुड़ी होती है। ये एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड होते कहाँ हैं? जब हम देखेंगे तो ये FC रीजन, जो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन है, वहाँ पे ये उसके वहाँ पे पाए जाएंगे, जिसे हम J चेन कहते हैं। आगे हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक, ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ठीक, ये क्या काम करते हैं? सर्व एज एन एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। इट इज़ दिस लार्ज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट अटैचिंग टू एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट ऑन द आउटर कोट्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये अटैच होती हैं। व्हेन दिस IgM अटैचमेंट अकर्स, ये क्या करेंगे? एग्लूटिनेट कर देंगे। ठीक, और ये सबसे लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट्स में पाए इनके सरफेस पे, जो कि एफिशिएंट एक्टिवेशन का काम करते हैं इम्यून सिस्टम में। ये देखिए, ये 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें भी 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन है। अब इसके जो ये FAB रीजन हो गया, ये FC रीजन हो गया। तो क्या था इसका कैरेक्टरिस्टिक? क्या है कि ये FC रीजन में एक एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड को जोड़ने का, जिसे हम J चेन कहते हैं। तो ये J चेन हो गई, दिस। तो ये पेंटा में सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। अब बात करते हैं IgA की बात करें तो 10 to 15 ये टोटल इम्यूनोग्लोबिन हमारे सीरम में पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाई? सबसे देखा गया है तो ये जो एक्सटर्नल जो सिक्रेशंस निकलता है हमारे बॉडी में, लाइक breast milk, saliva, tears and mucus of the bronchial, genitourinary and digestive tracts में, यानी कि एक्सटर्नल सिक्रेशन में पाई जाती हैं। ठीक, अब ये 2 क्लासेस में होती हैं। जैसे उसमें हमने देखा था IgG में 4 सब क्लासेस थे, इसमें 2 क्लासेस हैं। IG1A with 93% एंड IgA2 7%। ठीक, अब इसमें IG1A सबसे की हाईली फॉन्ट ज़्यादा सिक्रेशन में पाई जाती है, जिसे हम सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। अब क्या होगा? जो डेली प्रोडक्शन होता है सिक्रेटरी IgA में, वो सबसे मैक्सिमम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इम्यूनोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा यही प्रोडक्शन डेली प्रोडक्शन होता है इनका। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो मेनली जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनका जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है। कोलेस्ट्रम मतलब जो अगर कोई मैमल, मतलब कोई बात कर रहे हैं मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो जो मैमल्स में जब एक डिलीवरी होती है, इमीडिएटली न्यू बॉर्न की डिलीवरी होती है, तो उसके तुरंत बाद जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होते हैं मेमरी ग्लैंड से, उस मैमल के मेमरी ग्लैंड से, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती हैं ये। और ये क्या करती हैं? कुछ ही उस न्यू बॉर्न इन्फेंट में क्या होते हैं, आफ्टर बर्थ के बाद कुछ ही फ्यू वीक्स में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट।
अब इसमें क्या होगा, जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे IgA के वो एक साथ ज्वाइन टुगेदर यानी कि डाइमर होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं एक स्पेशल प्रोटीन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इट एनेबल्स द न्यूली फॉर्म्ड IgA मॉलिक्यूल्स टू सीक्रेटेड एक्वा की वो जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो मतलब जो वेरियस जो डक्ट्स ऑर्गन्स है क्या हो सके, क्रॉस सीक्रेटेड हो सके। ये देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स है, ये 1 और ये 2। ये एंटीजन बाइंडिंग एफी रीजन, ये हाइंस रीजन है। देखिए ये ज्वाइनिंग चेंज इन दोनों को जोड़ रहा है, ये एक्सक्रीटरी प्रोटीन है। अब आता है IgE। IgE क्या करता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी में उसको मीडिएट करने का काम करता है। यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं हे फीवर के, एस्मा, हाइव्स एंड एनाफिलेक्टिक शॉक से जो रिएक्शंस होती है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते क्या है। यानी कि जब हमारा कोई नॉर्मली प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल रिस्पॉन्ड करने लगता है। कोई भी जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो मतलब डिजीज़ तो नहीं कॉज करती है, लेकिन उसकी अगेंस्ट वो इम्यून रिस्पॉन्सेस करने लगता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे हो गए, कुछ एलर्जीज हो गए, तो वो जो रिएक्शन होता है उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि सिम्टम्स पहले बात करते हैं हे फीवर। हे फीवर क्या होती है, कॉमन कंडीशन है जिसका सिम्टम्स सिमिलर बिल्कुल वैसे होता है कोल्ड। जब कोई सर्दी जुकाम होता है यानी कि इसमें क्या होगा, छींकी आएंगी, रनिंग नोज़ होगा, कंजाइशन होगा, साइनस की प्रॉब्लम होगी, ठीक। और कोई भी जो एयरबॉर्न जो सब्सटेंसेस हो गए, जो एयरबॉर्न एलर्जेंस होते हैं, उससे जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस है पॉलन डस्ट से लोग को बहुत से पॉलन ग्रेन से सब बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, तो हे फीवर वैसा हो गया। एस्मा सबको पता है कि वो कंडीशन जिसमें जो पर्सन का जो एयर वेज होता है, जो सांस की नली होती है वो सूज जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है, नैरो हो जाती है, स्वेल कर जाती है और एक एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती है, इसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ में। हाइव्स की बात करें तो ये क्या होता है कि जो स्किन रैशेस, जब हम कोई ऐसा कोई सब्सटेंस कि हम फूड ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से जो स्किन रैशेस होगी उसे हाइव्स कहते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक क्या हो गया कि कुछ जो पीपल्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा एलर्जीज होता है कि वो क्या उनकी लाइफ थ्रेटन हो जाती है, उन्हें एनाफ्लेक्सिस कहते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम होता है कुछ ऐसे उनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करने लगता है, जिस वजह से एक एनाफिलेक्टिक शॉक उनको हो जाता है, जिसमें हमारी बॉडी क्या होती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत लो हो जाता है, जो हमारा एयर वेज नैरो हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं ये ब्लॉक हो जाता है या फिर ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है, तो ये उसमें इसको मीडिएट करते हैं। अब मैं प्रेजेंट कहूँगी इन द लाइनिंग्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में होगा, किस में रिस्पॉन्स करेंगे, ये एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्स करेंगे। अब जो ईच मॉलिक्यूल की बात करें IgE कंसिस्ट में, उसमें 4 चेन यूनिट्स हो गए, यानी कि 4 चेन मतलब 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन, और उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गए। लाइक द IgG मॉलिक्यूल्स, इसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट डोमेन यानी कि 4th कांस्टेंट डोमेन इसमें पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये विच कन्फर्स, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इनकी कि ये किसी भी बेसोफिस और मास सेल के सरफेस से बाइंड कर जाए। अब जब ये एंटीजन किसी भी IgE मॉलिक्यूल से अटैच करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेल्स बहुत सी केमिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, जैसे हिस्टामिन्स हो गए, और ये बहुत ही एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है IgD। IgD क्या है, ये हमारी B सेल्स होती है, इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें टोटल 1 सबसे लेस यही पाई जाती है, 1% पाई जाती है। ये क्या काम करती है, B सेल के सरफेस पे रिसेप्टर का काम करती है, और ये B सेल को एक्टिवेट करने का, डिफ्रेंशिएट करने का काम करती है। अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि IgD कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन कह सकते हैं कि इनका मेन काम होता है कि एंटीजन को ये एक्टिवेट करते हैं B सेल्स को, कि जब कोई एंटीजन हाँ बॉडी पे अटैक कर रहा है तो B सेल्स एक्टिवेट हुई हैं कि नहीं हुए, तो उसको ये काम करते हैं। तो कोई भी नो बायोलॉजिकल इफेक्टिव फंक्शन हैज़ बी आइडेंटिफाइड फॉर IgD। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। देखिए सबसे प्राइमरी इनका काम क्या होता है कि एंटीजन से बाइंड करने के अलावा भी क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बहुत से इफेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारे जो बॉडी में जो एंटीजन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए बहुत से फंक्शंस होते हैं। जैसे पहले ऑप्सनाइजेशन में क्या होता है, सिंपली कि कुछ एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनके सरफेस को कवर कर लेंगे, और क्या करेंगे ये कि जो
कवर कर लेंगी और ईजिली फाइगोसाइटोसिस का काम करेगी, इनको इनगल्फ कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे। उस एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं ऑप्सनिन्स कहते हैं, जो ऑप्सनाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। ठीक, ऑप्सनाइजिंग एंटीबॉडीज़ कौन सी? IgG, ये क्या करेगी? क्योंकि फैगोसाइटोसिस का काम करती है। ये FC रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगी, जो कहाँ पे होगी? मैक्रोफेजेस या फिर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट उससे बाइंड कर जाएगी। अब इस बाइंडिंग से क्या होगा? फैगोसाइटोसिस होगा, जिसके फैगोसाइट हो जाएंगी वो, और एंटीजन कैप्चर हो जाएगा और उसको किल कर इनगल्फ कर लेंगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। दूसरा है टॉक्सिन और वायरल न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा? कुछ जो, अगर हम सिंपल कहेंगे तो कुछ जो ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पैथोजेनिक इफेक्ट्स को कॉज करता है। वो भी क्या होता है? एक टाइप का टॉक्सिन्स होता है, पैथोजन की तरह काम करता है। तो जो इम्यूनिटी जो इस टॉक्सिन्स पे डिपेंड करती है, वो क्या करती है? जो ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो इस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर सके। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कुछ एंटीबॉडीज क्या करेगी? एंटीजेंस को या फिर कह सकते हैं हम टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देगी और उसे क्या कर सके, और उसे इन फैगोसाइटोसिस करेगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। ठीक, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब कौन सी वैसे एंटीबॉडी होती है? IgG, IgGA, IgM, ये कुछ वायरसेस से बाइंड करके उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में उसको इनएक्टिवेट कर देगी। अब दिस एंटीबॉडी मेटिव वायरल इन्फेक्शन को हम वायरल न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। थर्ड है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या हो गया कि जब एक एंटीजन और एंटीबॉडी एक इंटरैक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो बहुत से वैरायटी ऑफ कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स होने लगते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, एग्लूटिनेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? कुछ एंटीबॉडीज़ एंटीजन से फ्यूज हो जाएंगी, उनको इंसॉल्युबल कर देंगे। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और मैक्रोफेज आके इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस एंटीबॉडीज़ को हम प्रेसिपिटेंस कहते हैं। और एग्लूटिनेशन मीन्स क्या होगा? कुछ एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि कुछ एंटीजन से क्या करती हैं, उसके साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, क्लम्प्स बनाती हैं, चिपक के क्या करती है? स्टिक टुगेदर जाती हैं, क्लम्प्स बना देती हैं और फिर उसको इमोबिलाइज कर देती हैं। जब वो इमोबिलाइज होंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, तो फैगोसाइटस जो सेल है वो आएंगे, फैगोसाइटस करेंगे, उसको इंजेक्शन करेंगे, इनगल्फ करेंगे, तो उसे हम एग्लूटिनेंस कहते हैं। ठीक, यानी कि एंटीबॉडीज दैट दस एग्रीगेट सॉल्व बाय एंटीजन का प्रेसिपिटेंस। जो प्रेसिपिटेशन करेंगे उस एंटीबॉडी को हम प्रेसिपिटेंस कहेंगे, और जो एग्लूटिनेशन करेंगे उसे हम एग्लूटिनेंस कहेंगे। तो ये सारी बातें हो गई आज एंटीबॉडी के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, उनके क्लासेस 5 क्लासेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैक्सीन के बारे में, कैसे वैक्सीन होती हैं, उनके टाइप्स हैं, कैसे वो काम करते हैं।